दिया कि यार ये एक बड़ी सी पिक्चर है, इसमें छोटी सी पिक्चर है, यहाँ पर तुम बटन चेंज कर दो, ये एक बटन ऐड कर दो, यहाँ पर ये छोटा सा एक बग आ रहा है इसे फिक्स कर दो। क्या बात समझ आती है? शुरू में कुछ ऐसे फीचर्स मिलेंगे, ऐसे टास्क मिलेंगे जो शायद पूरे एंटायर सिस्टम को इंपैक्ट नहीं करते, पर हाँ तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग दे देंगे कि सिस्टम में कॉल्स का फ्लो कैसा चल रहा है, एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है। क्या बात समझ आती है? तो स्टार्टिंग में इंटेंशन ये होती है कि इसको थोड़ा समझाएं कि सिस्टम क्या है और इसमें कैसे कैसे कोड लिखा गया है, ताकि बाद में एंटायर सिस्टम ये ऑन कर पाए। क्या बात समझ आती है? यस और नो? बहुत बढ़िया। सवाल है कि एक गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दोनों को मैंने सेम टास्क प्रोवाइड किया, दोनों ने वो सेम टास्क कर दिया, पर एक को मैं गुड क्यों कह रहा हूं और एक को मैं एवरेज क्यों कह रहा हूं? टाइम, एफिशिएंसी, क्वालिटी, प्रेजेंटेशन। वेरी गुड। टीचर के बच्चों को पता लग गया। भारी भारी वर्ड फेंक दो, फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, अगेन शुरुआत में आते हैं। जब मैं कोड कर रहा हूं या जब कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोड कर रहा है, वो कोड सिर्फ इसलिए नहीं करना कि बस यार मेरे को ये टास्क दिया, मैंने टास्क कंप्लीट कर दिया, ऐसा टास्क कंप्लीट कर करके महीने बाद अपने पैसे लेकर अपने घर चले जाऊंगा। क्या बात समझ आती है? ऐसा नहीं करना होता। जो एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो कोड इस प्रकार से करेगा कि कल को स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट जो है, कल को कुछ और नया एडिशन भी करना है उस कोड के अंदर, तो आप कर पाओ। कल को वो टीम छोड़ के जाता है, कोई और व्यक्ति टीम ज्वाइन करता है, तो उस कोड को वो समझ पाए, किसी और को समझा पाए, रीडेबिलिटी अच्छी हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, फ्लेक्सिबल कोड हो, मेंटेनेबिलिटी अच्छी हो, वही सारे वर्ड जो तुम अपने पेपर में लिखते हो। क्या बात समझ आती है? इन सब के लिए उसकी डिजाइन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब आप सीनियर लेवल पर काम कर रहे हैं तो आपकी हाई लेवल डिजाइन स्किल, आपने सिस्टम डिजाइन के बारे में सुना होगा, यस और नो? फर्स्ट वाला नहीं सुना पर प्रेशर में बोल रहे हैं, सुना है, कोई बात नहीं। तो दो प्रकार के डिजाइनिंग है, एक लो लेवल डिजाइन जहां पे आप डिसाइड करते हो कि कोड किस प्रकार करना है, कैसे क्लासेस क्रिएट करनी है, कौन से डिजाइन प्रिंसिपल्स यूज करने हैं, कौन से डिजाइन पैटर्न्स यूज करने हैं, ये लो लेवल डिजाइन के अंदर आएगा। जब आप फ्रेशर लेवल पोजीशन पर काम कर रहे हो, SD1 पे काम कर रहे हो या फिर SD2 पे काम कर रहे हो, तो आपसे लो लेवल डिजाइन स्किल्स बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होती है, जो आपको एक एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर से डिफरेंशिएट करेगी। क्या बात समझ आती है? यस और नो? सेकेंडली, अगर आप एक हायर लेवल पोजीशन की बात कर रहे हैं, SD3 पोजीशन की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर रहे हैं, तो उनका ज्यादा काम होता है हाई लेवल डिजाइन करना, कि कैसे हाई लेवल कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ज्ञान की बातें बड़ी पोजीशन वाले लोग करते हैं और कोड करने की मजदूरी हम जैसे फ्रेशर लेवल पोजीशन पर जो इंजीनियर होते हैं वो करते हैं। क्या बात समझ आती है? तो इंपॉर्टेंट है तुम्हें पता हो कि तुम क्या करने वाले हो, ताकि ये ना हो कि एक महीने बाद तुम बोलो यार ये तो नहीं करना था, यहाँ तो फंस गया। क्या बात समझ आती है? बहुत बढ़िया। तो सेम चीज मेरे लिए भी थी यार, और जब एडमिशन हमने लिया NSIT के अंदर, मेरा कॉलेज NSIT है, NSIT था, तो वहाँ पे एक न्यूज आई थी ज्वाइन करते टाइम कि 8 बच्चों का 1.25 करोड़ का पैकेज लग गया गूगल के अंदर। और एक कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देता हूँ कि 12th क्लास में तुम सब DTU के हो, मेरे 95% आए थे, तुम्हारे सबके भी आए होंगे। ठीक है, तो मैं फ्लेक्स में था कि यार ये तो सब अपने को आता है, किसी को कुछ आता ही नहीं है, तो मैं ईगो में चल रहा हूँ। और मैंने कहा देख लेंगे। पापा पूछते हैं कि यार इनका 8 बच्चों का 1.25 करोड़ का पैकेज लगा है, तेरा भी लग जाएगा? तो मैंने पापा से एक ही चीज बोली कि पापा 95 आए, मेरा लगेगा तो इसका नहीं। पापा कहते अच्छा ठीक है। कुछ दोस्त मैंने बनाए, आई थिंक लक्ष्य भी 1 महीने पहले DTU आया था सेमिनार के लिए। तो मित्र है हमारे लक्ष्य, उसने मुझसे बोला कि यार एक मैम आ रही थी, उनकी मार्क्स और प्लेसमेंट हुई थी, सीनियर थी हमारी, कि इनके पास चलते हैं, बहुत सारे बच्चे भाग के उनके पास जा रहे थे और इनसे पूछते हैं क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है। मैंने बोला तेरे को नीड होगी पढ़ने की या पूछने की, मैं तो मेरे तो 95 है ना, उसके 96 थे, 95 अच्छे होते हैं। तो ईगो में जो गाइडेंस हम स्टार्टिंग में सीनियर से ले सकते थे, उस टाइम पर यूट्यूब चैनल इतना नहीं होते थे, जो होते भी थे वो बकवास करते थे, आई थिंक आती करते हैं। तो सीनियर से गाइडेंस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने स्किप कर दी। ठीक है, यहाँ पे हम फंस गए।
धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और आप जब कॉलेज शुरुआत करते हैं आपके पास कोडिंग में सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता होता है इंट्रो टू प्रोग्रामिंग। आप सभी ने पढ़ा होगा, जहाँ पे आप पैटर्न्स प्रिंट करते हैं, स्टार, रेक्टेंगल बना दो, ट्रायंगल बना दो, यस और नो। सेम आया वो, मुझे आता था पहले से। तो क्लास में बैठा हूँ, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैम ने बोला ट्रायंगल प्रिंट कर दो, मैंने कर दिया। मैम ने बोला ट्रायंगल प्रिंट कर दो, मैंने कर दिया। तो जो भी शेप मिली मैंने प्रिंट कर दी। अब जैसे तुम मुझे देख रहे हो वैसे क्लास के सारे बच्चे मुझे देख रहे थे। मैंने कहा 95% है। तो मैंने कहा ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़े। एक क्लास का इंटरनल था, लैब में बैठे हुए थे, लैब में 3 क्वेश्चन मिले, 2 बच्चों वाले थे। एक था स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो, स्ट्रिंग रिवर्स कर दो। मैंने कहा यार ये पैटर्न तो आते थे, ये स्ट्रिंग रिवर्स क्या होता है? तो एक बच्चे का हो गया, वो चला गया लैब से बाहर, दूसरे का हो गया, तीसरे का हो गया, सबका हो गया, एक ही बच्चा बैठा अंदर बस। तो मैं वहाँ बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार पढ़ लेना चाहिए था, क्योंकि लेक्चर ने मुझे कहा था कि यार मैं एक जगह पे जा रहा हूँ और वहाँ पे कोडिंग कैसे सिखाते हैं, डीएसए पढ़ते हैं, तू चलेगा मेरे साथ? क्या बोला होगा? मैं तो नहीं जाऊँगा, 95 है मेरे तो मुझे पता लगा उस टाइम पे कि पैटर्न्स के अलावा 50 चीजें होती है, डीएसए वगैरह भी कोई चीज़ तो पढ़नी पड़ेगी। उससे पहले मैं ये सोच रहा था कि सिर्फ परसेंटेज के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता होगा, क्योंकि सीनियर से बात ही नहीं करी। सुनने में बड़ी बेवकूफ़ी लगती होगी, एक आदमी आके कॉलेज में सोच रहा है पेपर दूंगा, परसेंट जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा, पर असलियत में ये सोच रहा था मैं, क्योंकि इंट्रैक्शन इन मेरी सीनियर के साथ सोचा खुद कर लूँगा सब कुछ। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, सीनियर से इंट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो सीनियर्स हैं वही आपके लिए सबसे बड़े मेंटर बनने वाले हैं, क्योंकि कोई YouTube वीडियो आपके लिए 10 मिनट की मेंटर बन सकती है, पर वो सीनियर जो है आपके साथ अगले 2-3 साल रहने वाला है। क्या बात समझ में आती है? यस और नो? बहुत बढ़िया। तो ऐसे करते करते आगे चल पड़े और इंटर्नशिप सीजन आ गया कॉलेज में। इंटर्नशिप के लिए बैठे हैं। पहली कंपनी आती है टी शॉप, कहती है कि 1.25 लाख रुपए दे देंगे आपको और 2 महीने इंटर्नशिप करनी है, 2.5 लाख में हो गई। मैंने कहा ले लेंगे। कहते हैं कि एलिजिबिलिटी परसेंटेज ना 75% है। मैंने कहा अच्छा, मेरी 69 थी, तो मैं रुक गया। मैंने कहा यार अभी तो नहीं बैठ पाएंगे। अगली कंपनी आती है गोल्डमैन सैक्स, कहती 1.5 लाख दे देंगे 1 महीने 2 महीने ले लेंगे, और कहते परसेंटेज 80 चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। ऐसे कंपनीज आती रहती हैं और अगेन बार बार परसेंटेज कम होने की वजह से बैठ नहीं पा रहा। यहाँ पे क्या समझ में आता है कि कॉलेज ऑन कैंपस प्लेसमेंट के अंदर आपकी सीजीपीए, आपकी परसेंटेज बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है। यस और नो? यस। तो इसको मेंटेन करके चलो। जो 4th ईयर में 3rd ईयर में आ गए चलो कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है, पर जो 1st 2nd ईयर में है अपनी परसेंटेज पे ध्यान दो और उसको स्ट्रॉन्ग रखना ताकि कोई कंपनी स्किप ना हो जाए। क्या बात समझ आती है? यस। बढ़िया। तो इंटर्नशिप सीजन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई कंपनी अलाउ नहीं करी बैठने के लिए, जहाँ पर बैठ पा रहे हैं वहाँ पर टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा। और जैसे तुम सब यहाँ पे फर्स्ट रो में बैठे हो, ऐसे हमारी क्लास में कुछ बच्चे फर्स्ट रो में बैठा करते थे, जिन्हें हम टॉपर कहते हैं। तो हम ऐसे कोने में खड़े थे और यहाँ से हमारी क्लास के टॉपर जा रहे थे। उन्होंने मुझे बोला कि यार उस दिन अडोबी आने वाली थी कॉलेज में, कहते कि बब्बर तू भी जा रहा है अडोबी के टेस्ट में? अच्छा। तो कहना चाहते कि यार तो तेरा होना तो है नहीं, तो क्या करेगा जाके? मैंने कहा यार देख अपना हो या ना हो, इसका नहीं होने दूंगा आज। इसका लैपटॉप लेके भाग जाऊंगा आज मैं। अडोबी आई, अडोबी के 13-14 एमसीक्यूज थे एप्टीट्यूड के, एक सूडो कोड था, एक आर्टिकल आपको लिखना था ऐसे मशीन लर्निंग के ऊपर, और एक क्वेश्चन था क्योंकि एग्जैक्टली कॉइन चेन प्रॉब्लम थी जिसको डीपी से सॉल्व करना था। उस टाइम पे डीपी एक हवा होती थी मेरे लिए, ठीक है। 14 टेस्ट केसेस थे उसके अंदर, तो मैंने एमसीक्यूज कर दिए, मैंने सूडो कोड कर दिया, मैंने आर्टिकल राइट डाउन कर दिया। अब मैं कोडिंग वाले पार्ट पे हूँ और कोड कर रहा हूँ। अगले 10 मिनट में 14 में से 13 टेस्ट केसेस पास हो गए। मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाएगा। लक्ष्य साथ में था, मैंने पूछा कितने हो गए, कह रहे 1 भी नहीं। मैंने ठीक है। आधा घंटा हो गया, मेरे 13 ही टेस्ट केस पास है, 1 टेस्ट केस बचा हुआ है। लक्ष्य से पूछा कितने हो गए, कह रहे 1 भी नहीं। 1 घंटा हो गया, मैंने कहा कितने हो गए, कहता 1 भी नहीं, मेरे 13 ही है। टेस्ट खत्म होने में 5 मिनट थे, मैंने कहा कितने हो गए, कह रहे सारे हो गए। मेरे में भी 13 है। तो टेस्ट पूरा खत्म हो गया, मेरे 14 में सिर्फ 13 टेस्ट केस पास हुए, लक्ष्य के सारे पास हो गए। उसने एप्टीट्यूड पे अटेम्प्ट नहीं किया, उसने एमसीक्यू पे अटेम्प्ट नहीं किए, उसने सूडो कोड पे अटेम्प्ट नहीं किया, उसने आर्टिकल पे लिखा, सिर्फ कोडिंग का क्वेश्चन किया है। अब आती है शॉर्टलिस्ट। शॉर्टलिस्ट में लक्ष्य का नाम भी है, शॉर्टलिस्ट में मेरा नाम भी है, पर इस बात की खुशी नहीं है। जो कह रहा था ना कि तू पे जा रहा है, उसका नाम नहीं है। तो
कंपनी में कुछ नहीं था, मैंने कहा इसका नहीं होना चाहिए था बस। तो ऐसे करते करते अगेन मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में था, तो मेरा इंटरव्यू शेड्यूल ही नहीं हुआ, पर लक्ष्य का इंटरव्यू शेड्यूल हो गया और लक्ष्य ने इंटर्नशिप क्रैक कर ली। पहले मुझे लगा कि इस बात से बहुत खुशी होगी कि मेरे दोस्त की इंटर्नशिप लगी है। फिर जब वो लग गई, मैंने कहा मेरे दोस्त की इंटर्नशिप लगी है, तो ठीक है, बुरा लगा, मैंने बोला भी उसको बुरा लगा, रोजा चलो ठीक है। आगे बढ़े, पूरा इंटर्नशिप का निकाला और यहाँ से हमें समझ में आया कि आपकी जर्नी के अंदर आप प्लेसमेंट जब ले रहे होगे, कैसे आप सभी के लिए प्लेसमेंट है, कैसे मजाक सा टॉपिक होगा, तो फिर भी स्टोरी शेयर कर रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ सीखने को से मिलेगा। एक चीज आपको समझ में आएगी कि आप इस जर्नी के अंदर आगे जाओगे। बहुत बार ऐसा हो सकता है ऑनलाइन टेस्ट क्लियर ना हो, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट लिस्ट में नाम ना आ रहा हो, बहुत बार ऐसा होता है परसेंटेज तुम्हारी कम रह गई हो, बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारे दोस्त का सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा ना हुआ हो, पर डरना नहीं है। जैसे वो वाला टॉपर पीछे रह गया था एक दिन और हमारा सिलेक्शन हो गया था, तुम्हारा भी हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? yes! तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका डाउट वो नॉर्मल वाला होगा कि भैया C++ करूं या जावा, भैया वेब डेव कर लूं या एंड्रॉइड। भैया वैसे तो मैं दुनिया हिला दूंगा, पर सोच नहीं पा रहा हूँ कौन से वाला करूं। एक और होता है अलग कैटेगरी के, कहीं मैं लेट तो नहीं। एक और होता है इससे ऊपर, कोडिंग मेरे लिए नहीं है, यूपीएससी करनी है। मैं इन सब में था, यूपीएससी की तैयारी 6 महीने करी मैंने। नहीं यार, वो वाला सही था, वो कर लेते हैं, तो कोडिंग कर लेते हैं एक बार, चलो ठीक है। अब यार बहुत प्यारी स्ट्रैटेजी बनाई मैंने, जो कि 95% है। यार कैसे हराया जाए लोगों को, ये बहुत ज़्यादा समझदार है। 900 के बैच में 110 बच्चों की इंटर्नशिप लग चुकी है, वो 110 एकदम क्रीम है पूरी एनएसआईटी की, इनसे ऊपर कोई बंदा नहीं कोडिंग के अंदर। मैंने सोचा अगले साल जब ये लोग जाएंगे इंटर्नशिप करने 2 महीने के लिए, ये तो काम कर रहे होंगे, और जब ये लोग काम कर रहे होंगे तब मैं प्रिपरेशन कर दूंगा, किसी को पता लगेगा। तो मैं वहाँ प्रिपरेशन करने बैठ गया। जब नई नई कंपनीज आएंगी तो ये इंटर्नशिप कर रहे होंगे और मैं कॉलेज में होऊंगा, तो मैं वहाँ से बैठा ऑडिटोरियम में और मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। कंपनी आती है डी-शॉप, कहती 25 लाख दे देंगे, मैंने कहा ले लेंगे। कहती परसेंटेज, मैंने कहा बहुत है। कहती बैठो, मैं कहा बैठ गए। पर मैंने देखा अकेला नहीं बैठा हुआ, जितने बंदे इंटर्नशिप वाले थे वो सब बैठे हुए वहाँ पे। मैंने कहा कैसे? कहते 15 दिन पहले इंटर्नशिप का सारा काम सबमिट कर दिया। मैंने कहा अच्छा ओके। तो जो मेरा प्लान था शुरू की 3 कंपनी में सिलेक्ट हो जाऊंगा, उसको कट डाउन करके मैं बोला चलो चौथी में हो जाएंगे, 30 में तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे करके अगेन आगे बढ़े, गोल्डमैन सैक्स आई, डी-शॉप आई, आसिशियम आई, बहुत सारी कंपनीज आई। सेम वही इशू, परसेंटेज पूछते कितनी, मैंने बोला 75, कहते नहीं यार 80 चाहिए आज। तो ऐसे करके फिर पीछे रह गए। फिर एक कंपनी आती है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कहती है कि कितने बच्चे हैं तुम्हारे कॉलेज में? हमने कहा 900। कहती सबको बिठा दो। तो हम सारे बैठ गए, उसमें 3 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के तीनों क्वेश्चन थे, कुछ खास मुश्किल नहीं था, क्लासिकल लेवल क्वेश्चन थे, सॉल्व किए। और एक कोड पेयर राउंड होता है, कोड पेयर होता है, ड्रूफ्लाई होता है, नाम बोल रहा हूँ मैं। उसमें ऐसे ही बच्चे सारे बैठे होते हैं और उनके हाथ में एक पेन और एक पेपर होता है। यहाँ पे पीपीटी चल रही होती है, पीपीटी में क्वेश्चन होते हैं और आपको उस पेपर के ऊपर सारे सोल्यूशन लिखने होते हैं जो भी आप सोच रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने C++ में सोल्यूशन लिख दिया, मैंने जावा में सोल्यूशन लिख दिया, हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया, जो जो मुझे आता सब लिख दिया। मैंने कहा सिलेक्शन करवाएंगे और 900 बंदों के बैच में से शॉर्ट लिस्ट जो सिर्फ इंटरव्यू के लिए वो सिर्फ 7 बच्चे हुए और उनका बेसिस था कि इनकी परसेंटेज 80 से ऊपर होनी चाहिए। मैंने कहा पहले पता होता मैं बैठता नहीं प्रोसेस के अंदर। तो धीरे धीरे ऐसे आगे करके बैठते रहे और अब कंपनीज की शॉर्टलिस्ट के अंदर यानी ऑनलाइन टेस्ट हमारा क्लियर होना शुरू हुआ। तो जब भी आपका ऑनलाइन टेस्ट क्लियर होता है तो हमारे कॉलेज में ऐसा प्रोसेस था, एक मेल में शॉर्टलिस्ट आती है, वो एंटायर बैच को जाती है कि ये सारे बच्चे शॉर्टलिस्ट हो गए, ऑडिटोरियम में आ जाओ, आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवा रहे हैं। तो वो शॉर्टलिस्ट आती थी, अब उसमें नाम आ गया लव कब्बर। मैं गया इंटरव्यू देने, रिजेक्ट हो गया आ गया। अगली शॉर्टलिस्ट आई, वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो गया, नाम आ गया लव कब्बर, गया इंटरव्यू देने, रिजेक्ट, ऐसे गया रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। एक बार मैं ऑफ कैंपस डी-शॉप का इंटरव्यू देने गया, यहीं पे एक ओबरॉय होटल होगा, वहाँ पे गया था मैं। वहाँ पे टोटल 13 बच्चे थे, 13 की 13 एनसाइटी, पता नहीं ऑफ कैंपस कैसे था वो। तो वहाँ पर हम बैठे और जो भी उनका इंटरव्यू था, जो भी उनका कोऑर्डिनेटर था वो आया, उसने नाम लेने शुरू किए, रमेश, सुरेश, सुनीता, विनीता और उसने बोला लव कब्बर। तो मेरे सामने वाला जो व्यक्ति था ना मुझे देखने लग गया। तो मैंने मन में सोचा कि यूट्यूब बनाने में 2 साल है अभी, ये फैन कैसे मिल रहा मुझे? तो मैंने भी उसे देखने लग गया। तो उसने बोला कि तेरा नाम लव कब्बर है। मैंने कहा हाँ। कह रहा एक सेल्फी ले लूँ?
मैंने कहा नहीं यार यूट्यूब तो नहीं बनाया, पहले सेल्फी लेके उसने सेल्फी ली और उसने मेरे सामने अपना व्हाट्सएप ग्रुप खोला, ICE ब्रांच का बच्चा था वो, और उसने बोला कि ये वही लोग बने जो शॉर्ट लिस्ट में आता है पर सिलेक्ट नहीं होता। देख लो इसकी शक्ल। तो उनके ग्रुप में बात हो रही थी कौन है ये जो बार बार आता है पर सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने शक्ल भेजी थी उनको, मुझे लगा वैसे फैन मोमेंट हो गई मेरे साथ। अब मैं समझ नहीं पाया खुश होकर हूँ कि लोग मुझे जानते हैं या रोन की बेइज्जती हुई है भी, बट चलो कोई बात नहीं, खुश था मैं फिर भी। आगे बढ़े। अब मैंने और लक्ष्य ने और एक मित्र और मनीष था हमारा, तीनों ने बैठ के एक प्लान बनाया। लक्ष्य को तो हमने ग्रुप से बाहर कर दिया था, उसका PPO लग गया था। तो लक्ष्य, मैं और मनीष देवस हमने प्लान किया कि यार लक्ष्य की अच्छी प्लेसमेंट हो गई है तो हमें अच्छी लगवानी पड़ेगी, और प्लान करते हैं कि 12 से नीचे 12 लाख पर एनम से नीचे वाली कंपनी में नहीं बैठेंगे। सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था, प्लान चेंज किया था। 12 और 10 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आई थिंक 10 में बैठ सकते हैं। फिर पेटीएम आई और पेटीएम का पैकेज 9 लाख था, 10 में और 9 में कहाँ डिफरेंस बैठ तो सकते हैं, और किसको पता लग रहा है हमारा रूल क्या था, हम दोनों को ही पता है, कोई थोड़ी पता बाद में बताऊँ तुम्हें को। तो हम पेटीएम में बैठ गए और हमने प्लान किया सिर्फ टेस्ट देंगे, देखेंगे क्या लेवल है क्वेश्चंस का, अपनी प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट देके आ जाएंगे। 2 क्वेश्चन आए थे, मैंने दोनों सबमिट कर दिए, उसने दोनों सबमिट कर दिए। कह रहे कितने किए, मैंने कोई भी नहीं। उससे पूछा, कह रहा कोई नहीं। शॉर्टलिस्ट आ रही है, 6 बच्चों का इंटरव्यू शेड्यूल है, उसमें दोनों का नाम। अब तो बात कर रहे हैं कि देखिए यहाँ से हम नोएडा जाएंगे तो नोएडा से यहाँ के कैब भी 300 रुपये हो गए। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो 300 वापस भी आना पड़ेगा, तो 600 रुपये लगाना फॉर रिजेक्शन वर्थ इट नहीं है। मैंने कहा बात तो ठीक है, तो हम नहीं गए, पेटीएम देने नहीं गए। फिर बाद में जो बच्चे गए थे हमने उनको बड़ा सुनाया कि हम नहीं गए थे, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, हम जाते नहीं पड़ा। वैसे करके बहुत सारी कंपनीज आई। अब अगेन आपके कॉलेज में सेम क्राइटेरिया होता होगा, अगर आपकी एक अच्छी जगह प्लेसमेंट लग गई है तो आप कुछ ड्रीम कैटेगरीज की कंपनी होती है वहाँ पर नहीं बैठ पाएंगे, राइट। लेट्स से आपकी 30 लाख पर आने की प्लेसमेंट लग गई, तो लेट्स से कोई कंपनी है 50 लाख की, शायद आप नहीं बैठ पाओगे, उसमें अलाउड नहीं होगा। तो दैट्स वाई NSIT के बच्चे और DTU के बच्चे कुछ कंपनी में बैठते हैं और स्किप करके बीच में भाग जाते हैं, क्योंकि उनको उसमें प्लेस नहीं हो रहा होता, बाद में फंस जाएंगे। तो ऐसे ही करके मैं बैठा, बहुत कंपनी से बैठा, मुझे लगा सिलेक्ट हो जाऊंगा, भाग जाऊंगा, तो भाग जाता था फटाफट मैं कि इसमें नहीं होना, अच्छी कंपनी में बैठेंगे, अच्छा पैकेज लेंगे। एक कंपनी आई इन्वेस्टमेंट यॉर्डली नाम की, मुझे पता है तुमने नाम नहीं सुना, मैंने भी सुना था। पैकेज था 14.4 LP। तो मैंने कहा जाते हैं और टेस्ट देंगे, इंटरव्यू देंगे और लास्ट राउंड खराब कर देंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो सबसे पहले GD हुआ, और GD आई थिंक मैं संभाल लेता हूँ अच्छा, तो जैसे यहाँ पे स्टैंड अप कर रहा हूँ वहाँ पे स्टैंड अप कर दिया मैंने, और GD अच्छा हो गया। फिर हमने ऑनलाइन टेस्ट दिया, वो भी सही हो गया। अब हर कंपनी के प्लेसमेंट टाइप पे जनरली 4 इंटरव्यूज होते हैं। मैंने कहा ठीक है, और तीसरा या चौथा इंटरव्यू खराब कर दूंगा, तो अच्छा शुरू के तो अच्छे लगता। तो पहला इंटरव्यू दिया, अच्छा हो गया, सिलेक्ट हो गया। सेकंड इंटरव्यू दिया, अच्छा हो गया, सिलेक्ट हो गया। थर्ड इंटरव्यू दिया, अच्छा हो गया, सिलेक्ट हो गया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। मैं TNP वालों के पास गया, मैंने कहा वो चौथा राउंड रह गया मेरा, मेरे 3 ही थे। तो ओके, तो फिर शॉर्टलिस्ट आती है और मुझे जिस कंपनी में सिलेक्ट नहीं होना था उसमें सिलेक्ट हो गया। तो मेरी पहली जो प्लेसमेंट जीवन की थी वहाँ मुझे नहीं जाना था, पर जबरदस्ती हो गया वहाँ पे। कंपनी का नाम भी इन्वेस्टमेंट यॉर्डली था, जिसको सुन के सब बोलते हैं। ये हुआ। और मनीष जो एक और तीसरा मित्र था मेरा, उसकी IBGO में सिलेक्शन हो गई। अब मैं तुमसे पूछूंगा अडोबी क्या है, क्या तुमने सुना है अडोबी का नाम? क्या तुमने IBGO का नाम सुना है? क्या तुमने यॉर्डली सुना है? बिल्कुल। तो एक टीचर थे हमारे, वो मेजॉरिटी कहते हैं, मेजर प्रोजेक्ट पे नंबर दे रहे थे हमें। हम तीनों थे। लक्ष्य से पूछा तुम कौन सी कंपनी प्लेस्ड हो? हमारा सर अडोबी, कहता 90 थे उसको। मनीष से पूछा तुम किस में हो? IBGO, इसको भी 90। मेरे से पूछा किस में हो? मैंने कहा इन्वेस्टमेंट यॉर्डली, कहते हैं इन्वेस्टमेंट यॉर्डली सर बाहर की कंपनी है, आप समझ नहीं पाओगे। 70 मिले मुझे इस बात पे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब दिक्कत ये थी जो मेरी प्रिपरेशन थी सारी की सारी, वो मैंने की थी सिर्फ अमेजोन के लिए। अलग ही प्यार था मुझे अमेजोन से, उन्होंने मुझसे भी क्या बात लगे। तो मैंने कहा कि अमेजोन के जितने GFG पे इंटरव्यू प्रिपरेशन थी, जितने इंटरव्यू एक्सपीरियंस थे पुराने, सारे पढ़ दिए मैंने। और प्लेसमेंट वाले ईयर में अमेजोन का हायरिंग फ्रीज था,
कहते हैं इस साल आने का मन नहीं है। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं, कहीं और जाएंगे। पर किस्मत अच्छी थी, 8 सेमेस्टर में मार्च अप्रैल के टाइम पे अमेज़न कहती है कि चलो ठीक है एक बार आ जाते हैं। मैंने कहा आ जाओ। तो हम बैठे और अलाउड नहीं था मैं बैठना उसमें, क्योंकि मेरी एक प्लेसमेंट लग चुकी थी। तो मैं TNP सेल के जो कोऑर्डिनेटर हैं, हेड, उनके पास गया। मैंने कहा सर प्लीज़ आप ये जो दुनिया भर की कहानियाँ सुनाई सर, मेरी 2 बहनें हैं, मैं खुद की शादी करवानी है सर, मैं कुंवारा हूँ सर प्लीज़। तो मैंने बहुत कहानी कही, उन्होंने ठीक है बैठ कर बना लिया। फिर अमेज़न का टेस्ट था, सुबह सुबह मैं निकला कि आज तो चीटिंग कर देंगे। फिर हम बैठे, अराउंड 70 के आसपास बच्चे आए हुए थे अमेज़न के टेस्ट में, और टेस्ट हुआ सुबह सुबह 7:30 बजे बैठे हुए। 2 क्वेश्चन थे, एक DP का क्वेश्चन था, एक ग्राफ का क्वेश्चन था, 12-13 MCQs थे, सब कर दिया, बस एक टेस्ट केस नहीं हुआ था आज भी, तो डर गया मैंने कहा फिर जाएंगे। पर कोई नहीं, इतने में से 45 बच्चे शॉर्टलिस्ट हो गए, ऐसा कुछ नंबर थे, नंबर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो पहला राउंड हुआ, सिलेक्ट हो गए, सेकंड राउंड हुआ, सिलेक्ट हो गए, थर्ड राउंड हुआ, सिलेक्ट हो गए, 3-4 घंटे का वेट हुआ, और फिर चौथा राउंड भी हुआ। अब मेरी आदत ये है कि जब भी मैं कोई अच्छा काम करने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा हूँ, तो मैं कुछ खाता नहीं हूँ। मेरे को लगेगा कि यार मैं खा भी लूँगा तो शायद मेरी एनर्जी वहाँ पर चली जाएगी और मैं अच्छे से कर नहीं पाऊँगा इस काम को। तो मैं सुबह का भूखा गया था 10:30 बजे का। मैं अपने घर पहुँचता हूँ रात को 7:30-8:30 बजे। एक मेल आता है, उस मेल में लिखा होता है फॉलोइंग आर द स्टूडेंट्स गॉट शॉर्टलिस्टेड इन अमेज़न इन फुल टाइम रोल। वहाँ पर 6 बच्चों के नाम थे, और उन 6 बच्चों के नाम में तीसरा नाम लव बब्बर था। तो मैं खुश था कि चलो अब यहाँ पे अमेज़न की खुशी नहीं थी, मैं टीचर को ढूंढ रहा था। मैंने कहा 70 के 90 करवाऊंगा आज। चलो ठीक है, तो प्लेसमेंट यहाँ से हो गई, और अगेन लग नहीं रहा था अमेज़न में होगी। टारगेट शुरू में ये लिया था कि अगर 50,000 पर मंथ वाली जॉब हो जाए, या फिर ऐसा करते हैं 12 लाख तक का पैकेज लग जाए, बन जाएगी बात। इससे ऊपर तो कहीं लगता होगा, तो अलग ही कुछ बच्चे होते हैं उनका लगता होगा, पर ठीक है। स्टार्टिंग पैकेज आई थिंक हमारा उस टाइम अमेज़न का 29-80 होता था, ठीक है। यहाँ पे हम गए, मेरा एंटायर जो कॉलेज की जर्नी थी वो पूरी एजुकेशन लोन पे थी, कि मैंने इसे 3-4 लाख का उस टाइम पे 3.5 लाख के आसपास एजुकेशन लोन लिया होगा। तो अपने जीवन के शुरुआती 23 साल के अंदर मेरे घर में मैंने 1 लाख रुपए सेविंग में नहीं देखे कैसे होते हैं। 1 लाख रुपए दिखते कितने हैं, कितने मोटे दिखते होंगे पता नहीं। तो जब अमेज़न ज्वाइन की और अमेज़न की पहली सैलरी आई, तो सैलरी थी 3,33,000 रुपए। तो मेरे को ये था बहुत सारे आ गए, चलो एजुकेशन लोन उतार लेते हैं। पर एक चीज तुम ऑब्जर्व करोगे जीवन के अंदर, जब तुम्हारे जीवन में ऐसे पैसे आने शुरू होंगे और तुम्हें अपने ऊपर ट्रस्ट होगा कि तुम्हारे पास स्किल है और उस स्किल के दम पे तुम्हें पैसे मिले, तो तुम्हारा दिमाग एक अलग जोन में जाएगा। तो पहली सैलरी आने के बाद मेरा दिमाग ऐसा चल रहा था कि यार अब जीवन में पैसे तो कमा लेंगे, कुछ ग्रैंड करना है, कुछ बड़ा करना है, ठीक है। अब वो बड़ा क्या है, वो पैशन क्या है, वो मिल नहीं रहा है ना। वो यूट्यूब वीडियो में बोलना चिल्लाना आसान है, पैशन कर लो, पैशन कर लो, कैसे ढूंढे पैशन, ये तो बताओ। तो कुछ करना है बड़ा, पर पता नहीं क्या करना है। अब यहाँ से भी मतलब मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे मन में ऐसा कुछ था कि यार अगर मुझे जॉब करनी है तो मैं जाऊँगा सुबह, मैं अपना काम करूँगा, वापस आ जाऊँगा, फिर मैं सोऊंगा, फिर मैं जॉब करूँगा, काम करूँगा, वापस आ जाऊँगा, तो थोड़ी लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी। मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, बट मेरा थोड़ा ऐसा इंटेंशन था उस टाइम पे यार ये तो नहीं करना, पर पैसे भी नहीं है। तो जब जेब खाली हो तो हवाबाजी वाली बातें अच्छी लगती नहीं मुँह पे, तो पहले पैसे इकट्ठे कर लो। तो प्लान किया कि 1 साल अमेज़न में जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे, एक कैपिटल इकट्ठी करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। 1 साल हो गया, पैसे कमा लिए थोड़े बहुत, अकाउंट में देखा, लेकिन नहीं यार अभी थोड़े और कमाने चाहिए, आई थिंक 1 साल और जॉब कर सकते हैं। तो 1 साल और जॉब करी, फिर देखा अब छोड़ूं, अगर नहीं अभी भी 1 साल और कर सकते हैं। तो 2.5 साल हुए, कुछ चीज़ें ऐसी बनी जहाँ पर मेरे सामने एक चॉइस आई कि अब देख लो, डिसाइड कर लो, या तो अमेज़न कर लो या तो यूट्यूब कर लो। तो वहाँ पर कॉल ली कि यूट्यूब कर लेते हैं और मज़ा आएगा। तो मैंने पूछा नहीं किसी घर वाले से कि रिज़ाइन करूँ कि नहीं करूँ, मैंने सीधा रिज़ाइन का मेल दोस्त से मंगवा लिया और नाम चेंज कर रिज़ाइन कर दिया। तो एक पोस्ट मैंने अपलोड की थी उस टाइम पे, कम्युनिटी पोस्ट, जहाँ मैंने लिखा कि 30 दिन तक मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, मैं अभी नोटिस पीरियड पे हूँ, तो ऐसा कुछ सीन चल रहा है, जब ये खत्म होगा तभी वीडियो आएगी। तो आप सभी की ज़िंदगी में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग होते हैं जो कहलाते हैं रिश्तेदार।
हमारे जीवन में भी थे। तो किसी रिश्तेदार की किसी बच्ची ने वो पोस्ट पढ़ ली और उसने अपने पिताजी को बताया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, चलो शुरू करते हैं। उन्होंने प्लान बनाया बड़ा प्यारा। तो हमारे घर में सबसे बड़े हमारे बड़े पापा हैं और तो उन रिश्तेदार ने हमारे बड़े पापा को फोन किया। उन्होंने कहा कि आपका जो लड़का है लव बब्बर, उसने जॉब छोड़ दी क्या? कहते क्या? कहते हाँ। कहते रुको इसके पापा से पूछता हूँ। तो बड़े पापा ने मेरे पापा को फोन किया, कहते तेरा जो लड़का है लव बब्बर, उसने जॉब छोड़ दी क्या? अब कहते क्या? कहते हाँ। पूछता हूँ, वो पर शूट कर रहा था, कुछ काम कर रहा था यूट्यूब का ही। तो पापा ने आवाज मारी, बुलाया। पापा कहते मेरा जो लड़का है लव बब्बर, उसने जॉब छोड़ दी क्या? मैं कहा नहीं। कहते हाँ। हम बातें कर रहे थे ऐसे, और मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमें हिंदी सॉरी धीरे बोलना नहीं आता, चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं घर पे। तो मम्मी बाहर से आती है, मम्मी पूछती है कि क्या हो गया? पापा कहते तेरा जो लड़का है लव बब्बर, उसने जॉब छोड़ दी। मम्मी कहती तो क्या हो गया? कूल मम्मी। मेरे घर के लोग ऐसे कूल हो गए। पापा कहते ठीक है, अगर मेरी जरूरत नहीं है इस घर में तो मैं चुप रह लेता हूँ कुछ दिन। तो पापा ने 7 दिन तक बात नहीं की मुझसे, 1 हफ्ता पूरा लिया अपना। 7 दिन के बाद कहते बेटा बताना तो होता है ना, मैं कौन सा मना कर देता? कर देते आप पक्का कर देते। तो हो गया। तो पापा ने बोला कि अब छोले कुलचे बेचने हैं, छोले भटूरे कुलचे से रहेंगे। तो पापा को विश्वास था कि इससे गलती से प्लेसमेंट लग गई है और दोबारा इससे नहीं हो पाएगा, और अब ये कुलचे ही पूछेगा। तो मैंने सोचा कि कुल्हड़ पिज़्ज़ा कर दूं या फिर कुछ और कर दूं। तो आगे चलते हैं। तो अब मेरा मन तो नहीं है जॉब ज्वाइन करने का, ठीक है, पर पापा को लग रहा है, पापा को विश्वास नहीं है बच्चे क्या नहीं है, तो गया। तो पापा के चक्कर में सोचा कि चलो एक और बार ट्राई करते हैं। एक मित्र है, मिलेगा मौका, मिलेगा मिलेगा। तो एक मित्र है, उन्हें कॉल किया, बोला कि जितनी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है मेरे पर जो रेफर लगाओ। तो माइक्रोसॉफ्ट में उस टाइम पोजीशन अवेलेबल थी और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल थी, तो दोनों में अप्लाई किया। माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन हो गया 65 LPA, फ्लिपकार्ट में सिलेक्शन हो गया SD2 पोजीशन। तो पापा के पास में लेके गया कि पापा ये रहा माइक्रोसॉफ्ट और ये रहा फ्लिपकार्ट, कहाँ पे जाना है? पापा कहते जहाँ पे कैश है वहीं बेटे ऐश है। तो हम चले गए माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया मैंने। अगेन मेरा कोई मन नहीं था ज्वाइन करने का, बस पापा के लिए कर लिया कि चलो ठीक है लड़का कुछ कर सकता है। तो कुछ महीने वहाँ पे काम किया और उसके बाद पापा का कॉल आई एक दिन, कहते कि फ्लैट मिला, हैदराबाद में था। मैंने कहा नहीं। कहते छोड़ दे, रिजाइन करते हैं। मैंने कहा ये अंकल कौन? तो पापा कहते नहीं हूँ, और पापा कूल हो चुके थे इस 7 महीनों के अंदर। पापा कहते रिजाइन करते बेटा, कोई बातें देख लेंगे, तो जो करना कर ले। तो उस टाइम मैं सोच रहा था क्या करा जाए यार, डिजाइन करके क्या करूं, क्या उठाऊं, क्या वो बड़ी चीज़ क्या है, वो पैशन क्या है जो क्रिएट करना है। तो मुझे एक चीज़ याद थी, जब मेरी पहली प्लेसमेंट लगी तो पापा ने एक डायलॉग कह सकते हैं बोला था। पापा ने कहा था कि बेटा हम जैसों की, पापा ने कहा कि अब हमारी लग गई है, अब हम जैसों की लगवानी है, ठीक है। मतलब पापा कहने का मतलब ये था कि जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होते नहीं है उनकी हेल्प करनी है। तो कोड हेल्प चैनल जो था उसको स्टार्ट इसी तरीके से किया गया था कि जो भी व्यक्ति कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता वो वहाँ से फ्री कंटेंट ले सकता है। तो वहाँ पर हमने पूरी DSA की सीरीज अपलोड की हुई है, जहाँ कोई भी पढ़ाई कर सकता है। पूरी DBMS की सीरीज है, पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज है, ऊप्स की सीरीज है, वेब डेव चल रही है, बीच में 2-3 महीने में आउट था, वो कंटिन्यू कर रहे हैं दोबारा उसको। बट इंटेंशन वही थी कि उसके लिए हमें कोड हेल्प क्रिएट करना है, ठीक है। अगेन डाउट में था मैं अभी हैदराबाद में क्या किया जाए। तो मेरे एक मेंटर है, एक एडटेक कंपनी के फाउंडर है, उनकी कॉल आती है मेरे को, कहते हैं कि लव मुझे एक बार बताओ कि तुम माइक्रोसॉफ्ट कर ही क्यों रहे हो, रीजन क्या है इसका? वैसे तो उनका कोई लेना देना नहीं है, मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा है, इससे तो क्या फर्क पड़ता है। पर उस दिन पता नहीं कोइंसिडेंस उनकी कॉल है, सेम चीज़ रिपीट की। मैंने कहा सर मुझे भी नहीं पता क्यों कर रहा हूँ। तो कहते हैं तुम बैंगलोर आओ। मैंने कहा टिकट कराओ। मैं बैंगलोर चला गया, मैं बैठा उनके पास, थोड़ी बहुत बात की उनसे। मैंने पूछा कि यार लेट्स से कि तुम आज जॉब छोड़ देते हो, या कोई भी व्यक्ति आज जॉब छोड़ देता है, क्या वो व्यक्ति 1 साल बाद या 2 साल बाद दोबारा जॉब में नहीं आ सकता? मैंने कहा अगर सॉफ्टवेयर डोमेन की बात करूँ तो डेफिनेटली आ सकता है, आराम से।
हो सकता है कि आज वो FC2 पोजीशन पे काम कर रहा है, बीच में 2 साल का गैप ले ले, वर्ल्ड टूर पे चला जाए, घूम फिर के आए, तो शायद उसको ऐसी 1 पोजीशन में दोबारा शुरुआत करनी पड़े प्रूव करने के लिए अपने आप को गैप की वजह से। पर जॉब तो मिल जाएगी, और जहाँ पर इतने लोगों को आप गाइड कर रहे हो, लाखों लोगों को कि ऐसे कर लो, यहाँ से पढ़ लो, इतना पढ़ लो, मैं बताता हूँ, तो कल को तुम भी जॉब छोड़ो, एक गैप लो, तुम्हें भी इतना स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि तुम क्रैक कर पाओ कोई और प्लेसमेंट। यस और नो? अगर नहीं है तो फिर फॉलो बातें हो रही है, खोखली बातें हो रही है। यस और नो? कहते ठीक है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि जॉब छोड़नी है कि नहीं छोड़नी, तुम्हें खुद डिसाइड करना है, पर एक रूल मैं तुम्हें बता देता हूँ और उस रूल के हिसाब से सोच लेना क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि जो भी लाइफ में रिवर्सिबल डिसीजंस हैं, उन रिवर्सिबल डिसीजंस को ऐसे लेना है। कैसे लेना? मैं कॉलेज गया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, 5 मिनट तक गया था मैं। तो जो भी रिवर्सिबल डिसीजन तुम्हारे सामने आए कि यार जेईई मेंस की तैयारी कर लूं, यार यूपीएससी करने का मन कर रहा है, अब कोडिंग कर लूं, अब जॉब छोड़ दूं, फिर से जॉब कर लूं, ये रिवर्सिबल है। शादी कर लूं, नहीं ये रिवर्सिबल नहीं। बस गए तो बस गए। बात समझ आती है? तो जब भी लाइफ में रिवर्सिबल डिसीजन आए, टाइम खराब नहीं करना, ले लो, नहीं समझ में आए छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। क्या बात समझ आती है? मैंने कहा ठीक है, बढ़िया। नींद में हो? यस और नो? ठीक है। तो मैं दिल्ली गया वापस, मैंने मेल डाला रिजाइन का, और माइक्रोसॉफ्ट से रिजाइन कर दिया हमने। अप्रैल का मंथ था जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। उसके बाद चीजें स्टार्ट की, और कोड हेल्प के अंदर हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया, जहाँ पर हमने कोर्सेज भी सेल किए, और जहाँ पर हमने बात की थी कि 23 साल में 1 लाख रुपए भी हमने नहीं देखे। अमेजॉन के अंदर पहली सैलरी 3 लाख देते जाके देखी। तो पूरे कोड हेल्प के अंदर अगर मैं तुम्हें मैक्सिमम पीक की बात करूँ कि वो कौन सा डे था जब हमने सबसे ज्यादा फिगर को देखा, तो फिगर 67 लाख थी सिंगल डे के अंदर। तो मेरे को लगा कि यार के फाउंडर बने बैठे हैं, जिनके पास वो 1800 करोड़ रुपए जेब में बैठे हुए हैं, वो भी हमारी तरह ही हैं, वो कुछ अलग तो नहीं कर रहे हैं, उनकी भी 2 ही आंखें हैं, उनके भी 2 ही हाथ हैं। यस और नो? तो उन्होंने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। हम भी कॉलेज टाइम पे सोच रहे महीने के 50,000 रुपए हो, या फिर 12 लाख का पैकेज लग जाए, बहुत है 12 लाख का साल का पैकेज, दिन के 67, वहां से यहाँ तक का जंप। कोई ग्रैंड आदमी नहीं, नॉर्मल आदमी है जो कॉलेज में पढ़ता था। तो लोग तो वो भी नॉर्मल है, पर एक क्लैरिटी नाम की चीज तो उनके पास बहुत ज्यादा है। उनको पता है अगले 6 महीने में क्या करना है, उनको पता है अगले 1 साल में क्या करना है। पिछले 4 साल के अंदर मुझे एडटेक स्पेस के बहुत सारे फाउंडर्स का बैठने का मौका मिला है, और एक चीज जो कॉमन मुझे सब में मिली वो है क्लैरिटी। पता है क्या करना है, भले कॉम्पिटिटर कुछ भी कर रहा है, उससे ऐसे इम्पैक्ट नहीं होते वो कि यार ये इसने ये कर दिया मैं ये कर लेता हूँ, नहीं, उन्हें अपना पता है कि मुझे क्या करना है। क्या बात समझ आती है? यहाँ पर तुम में से सिर्फ 10-20% बच्चों को मेरे प्लेसमेंट वाले ज्ञान में इंटरेस्ट होगा, ठीक है सुन लेते हैं, 22 स्टैंडर्ड बच्चा कर लेता है। पर 90% तुम में से जो लोग हैं वो आगे जाके जॉब छोड़ेंगे और खुद अपना कुछ ग्रैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्लेसमेंट तो तुम ले लोगे, तुम DTU के बच्चे हो, है ना? DTU तो एनएसआईटी से ऊपर होता है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे था मैं। तो प्लेसमेंट तुम्हारे लिए मजाक के दोस्त, तुम्हारे पास दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज हैं, तुम्हारे पास बढ़िया लेवल के सीनियर्स हैं। मैं किसी भी कंपनी में ज्वाइन करूँ या किसी भी कंपनी में जाऊँ, मेरे दोस्त किसी भी कंपनी में काम करें, वहाँ पे NSIT का बच्चा, DTU का बच्चा मिलता ही मिलता है, चांस ही नहीं ना मिले, पक्का मिलता है। तो प्लेसमेंट तो तुम्हारी हो जाएगी, वो डाउट नहीं है। डाउट ये है कि अगर यहाँ बैठ के 1 घंटा 1.5 घंटा हमने मजाक किया है, उस मजाक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं, तो क्या यहाँ से उस चीज को पिक करे कोई एक व्यक्ति अपना खुद का कुछ स्टार्टअप क्रिएट कर सकता है, अपना खुद का कुछ पैशन में काम कर सकता है प्लेसमेंट के अलावा। क्या बात समझ आती है? यस और नो? यस और नो? बहुत बढ़िया। एक सिंपल चीज एग्जांपल देता हूँ, मुझे बताने की ऐसा क्यों होता है। अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें, ठीक है, और तुम्हारे सामने 2 दुकानें हैं, एक नॉर्मल दुकान है जो ऐसे किसी रैंडम रोड पे है जहाँ पे कपड़े सेल हो रहे हैं, कपड़े बेचे जा रहे हैं, और एक दुकान जो है वो ऐसा शोरूम टाइप बना पड़ा है, मॉल में है। और तुम बताओ, तुम कहाँ से, पैसों की दिक्कत नहीं, कहाँ से बाय करना प्रेफर करोगे? मॉल में जाके प्रेफर करोगे या फिर वो रैंडम नॉर्मल दुकान? थोड़ा तेज। बहुत बढ़िया। क्यों?
तुम्हें लगा स्टैंडर्ड है, मान लेते हैं कि दोनों की कपड़े सेम जगह से आ रहे हैं, पर तुम्हें स्टैंडर्ड क्यों लग रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से वो चीज तुम्हारे सामने प्रेजेंट की गई है, जो नॉर्मल दुकान है वो किसी रीजन से नॉर्मल है। शायद वहां पे जिंदल गारमेंट्स लिखा हुआ अच्छा नहीं लगा, शायद वहां लाइट्स भी कम है, शायद उसके आसपास का सीन बहुत क्राउडेड है, गाड़ियां चल रही है, पी पी पॉप चल रहा है। मॉल के एनवायरनमेंट में जाओ, वहां पे देखो अमीरी है, लाइटें और ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, गुची लिखा हुआ है, मजा आ रहा है, पहनूंगा, दिखा दूंगा, दिखावा कर दूंगा, दुनिया चला दूंगा। क्या बात समझ आती है? एक और चीज ऑब्जर्व करो, एक नारियल पानी होता है, पीते हो तुम पाइप लगा के, 2 पाइप लगा लो, 2 बंदे पीते वो 50 रुपए का आता है। उसी को एक बॉटल के अंदर पैक करके भी सेल किया जाता है, जो 100 रुपए की आती है, पर वो बॉटल सेल हो रही है। क्यों हो रही है? वो हाइजीन के नाम पे सेल हो रही है। अरे यार, बंद नारियल में हाइजीन कैसे खराब हो सकती है? बॉटल भी सेल हो रही है, प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। फिर दोबारा तुम अगर ध्यान से देखोगे, दाल होती है, दाल तो नॉर्मल शॉपकीपर मिल जाती है, ग्रोसरी स्टोर पे पन्नी मिलती है, पॉलिथीन में तुम धुआ के लाते हो, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो। वही सेम दाल तुम्हें हाइपर मार्केट्स के अंदर पैक्ड मिलती है, ऊपर स्टिकर लगा होता है ऑर्गेनिक। यस और नो? यस। तो वो चीजें चल रही हैं, हाँ या ना? यस। तुम नॉर्मल स्टोर की जगह वो शोरूम में जाना प्रेफर कर रहे हो, तुम नॉर्मल कोकोनट वाटर की जगह बॉटल वाला कोकोनट वाटर प्रेफर कर रहे हो। यस और नो? यस। यस और नो? अभी शायद तुम्हारा आंसर इसमें हो सकता है नो हो, कि नहीं मैं तो नहीं करता, मैं तो वहीं से लेता हूँ नॉर्मल वाले से। पर जब कल जेब में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, माता पिता से मांगने नहीं पड़ेंगे, तो तुम वहीं पे जाओगे शोरूम्स में, बड़ी बड़ी जगहों पे। नहीं यकीन तो 3 साल बाद चेक कर लेना। क्या बात समझ में आती है? यस और नो? एक हमारे रिलेटिव है, वैसे तो मैं रिलेटिव की बात करना अच्छा समझता नहीं, पर ये वाले थोड़े अच्छे हैं तो बात कर लेता हूँ। तो ये रियल एस्टेट में काम करते हैं, ठीक है, जीके में। तो इनके घर पे मैं एक दिन गया और इनके घर में 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक मर्सिडीज है, एक जैगवार है, एक रेंज रोवर है, चलाते ही कोई शिव नहीं है, खड़ी है बस, रोज साफ होती है। तो मैंने पूछा कि ये भाई साहब क्यों? तो वो कहते हैं कि यार कुछ चीज़ें जो होती है ना, वो यूज करने के लिए नहीं होती, सिर्फ दिखाने के लिए होती है। क्या बात समझ आती है? तो यहाँ पर इंटेंशन ये नहीं है कि मेरे को मर्सिडीज चलाने मजा आता है या मेरे को रेंज चलाने मजा आता है। यहाँ पर इंटेंशन ये है कि अगर जीके में कोई रियल एस्टेट का सबसे बड़ा काम होगा ना, तो मेरे पास आना चाहिए। मेरे पास क्यों आएगा? इन चीजों की वजह से मैंने वाइब क्रिएट की है कि यार ये व्यक्ति बड़े में डील करता होगा, छोटे में डील नहीं करता होगा। मुझे वो छोटे मोटे 10-20 लाख वाले काम नहीं करने, मुझे वो करोड़ों वाले काम करने हैं। तो इनको सिर्फ एक एनवायरनमेंट सेट करने के लिए, एक ब्रांड बिल्ड करने के लिए मैंने रखा हुआ है। क्या बात समझ आती है? तो कुछ चीजें इस प्रकार काम करती हैं। यस और नो? तो अगेन वापस वहीं पे आते हैं। बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ उखाड़ रखा है। कोई रियल एस्टेट में है, कोई स्टॉक्स में है, कोई एडटेक में है। एडटेक में तो बहुत सारे लोग हैं। वो लोग सारे तुम्हारे जैसे ही हैं। वो लोग भी तुम्हारी तरह सेमिनार में गंदे जोक पे हंस जाते हैं। वो लोग भी तुम्हारी तरह सेमिनार जाते हैं, पहली बात तो है, पर भी ठीक है। क्या बात समझ में आती है? जिसने वो काम किए वो कोई अलग नहीं था, वो तुम में से एक बैठा हुआ था। आई थिंक तुम्हारे यहाँ से भी एक बहुत बड़े फाउंडर गए हैं तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हें अगर नाम बताओ तो बहुत बढ़िया। वैसे उनसे मिलने का मौका तो नहीं मिला मुझे, बट जितने लोगों को मैं जानता हूँ तो क्लैरिटी एक सिंगल कॉमन पॉइंट मुझे समझ में आता है, जहाँ पे हर कोई बहुत अच्छे लेवल पे स्टैंड कर रहा है। क्या बात समझ में आती है? अब अगेन वापस वहाँ पे आते हैं कि तुम्हें प्लेसमेंट ही चाहिए या तुम कुछ और ग्रैंड बिल्ड करना चाहते हो। यस और नो?